अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाम है नरेंद्र और काम है सरेंडर। ये भारत में मेन नारा बन गया है। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सरेंडर उन्हें पसंद नहीं आया। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मीडिया पे सामने आए। उन्होंने कौम के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी, तकरीर तो एक जगह पे बड़ी जज्बाती तकरीर थी, उसमें बड़ी जज्बाती बातें की हैं, वो तो हम बाद में देखते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं जरा बॉडी लैंग्वेज की। मोदी साहब जो हैं, नॉर्मली वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। मोदी साहब जो हैं वो इतनी कत्लो गारतगिरी के बावजूद गुजरात से ये ऊपर उठकर आए और इन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी गद्दी संभाल कर रखी। बहुत बुरे हालात के अंदर भी मोदी साहब ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। इनके ऊपर दुनिया में पाबंदियां भी लगी हैं दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन फिर भी मोदी साहब घबराए नहीं। लेकिन इस मरतबा जब नरेंद्र मोदी को मैंने देखा तो मुझे पहली मरतबा ऐसा लगा कि ये शख्स घबराया हुआ है, ये शख्स बौखलाया हुआ है। अगर आप गौर से नरेंद्र मोदी की इस तकरीर को सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और उनकी आंखों की जो हरकत है वो किसी और तरफ जा रही है, बॉडी लैंग्वेज किसी और तरफ जा रही है, चेहरा उतरा हुआ है, आवाज़ जो है उसके अंदर वो जान, वो गरज नहीं है। ये मोदी के साथ हुआ क्या? देखिए, इससे पहले मोदी ने कुछ भी किया, मोदी का अपना मोर्चा मजबूत था। मोर्चा कहें तो मोदी का अपना जो एक सपोर्ट बैंक है, जो नफरत की बुनियाद पे उसने कायम किया, जिसमें गोदी मीडिया है, जिसमें भारत के इंतहा पसंद लोग हैं, शिवसेना जैसी तंजीमें, ये सारे मोदी के साथ, आरएसएस, ये सब मोदी के साथ तगड़े होकर खड़े होते थे। लेकिन अब मोदी अपने लोगों में खुद को तनहा महसूस कर रहा है। उसने नफरत की आग को इतना भड़काया, इतना भड़काया और वहां तक भड़काया कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और जब वहां मोदी ने सरेंडर किया, यानी लोगों को मरने मारने की धमकियां देकर ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब नहीं कर पाया तो मोदी के अपने वोट बैंक में उसको डेंट पड़ा। उसकी अपनी जो जाती सपोर्ट थी वो खराब हो गई और यही घबराहट आज मोदी के चेहरे पे नजर आ रही है। पहले मोदी से अगर दुनिया नाराज थी या मुखालिफिन नाराज होते थे तो परेशानी वाली बात नहीं थी, अपना किला मजबूत था। आज मोदी का अपना किला मजबूत नहीं है, वो अपने घर में महफूज नहीं है। बार बार पाकिस्तान का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने और जो बहुत सारी बातें की उनमें पाकिस्तान को धमकाया, बार बार नाम लिया, दहशतगर्दों का जिक्र किया, फिर ये कहा जी हमने बड़े अच्छे निशाने लगाए हैं, भारतीय हथियार जो हैं उनकी बड़ी मांग बढ़ जाएगी, हमारे हथियारों ने कमाल काम किया, हमारी सेना ने, फौज ने कमाल काम किया। तो मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही कि जैसे मोदी ने बड़ा कारनामा किया है। लेकिन मोदी की बातों के अंदर ऐसा साफ फील हो रहा था कि जो वो कह रहे हैं उस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने में ये नजर आ रहा था। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और दहशतगर्दी के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे। लेकिन मोदी ने स्पेसिफिकली कहा कि आज़ाद कश्मीर से, जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, उस पर वो बात करेंगे। पाकिस्तान जब बोलता है तो पाकिस्तान कहता है नहीं, हम मकबूजा कश्मीर में बात करेंगे जहां पे कश्मीरियों को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में तो कश्मीरी पाकिस्तान से खुश हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो लेट द कश्मीरीज डिसाइड, उन्हें फैसला करने दीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। ये फैसला वो खुद करेंगे। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी जारी रखेगा और वो ये कहता रहेगा कि हम पानी रोकेंगे, दरिया झेलम का, दरिया चनाब का और दरिया सिंध का। तो पाकिस्तान को ये पानी खोलना पड़ेगा और भारत को अब इस बात का आइडिया हो गया है कि ये जब चाहेंगे अपना पानी खोल लेंगे, हम इन्हें नहीं रोक सकेंगे। जब इन्हें S-400 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक पाया। और वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ना, उन्हें रोकने वाली अभी कोई टेक्नोलॉजी एज सच है नहीं दुनिया में। जो दुनिया के फास्टेस्ट मिसाइल्स हैं वो भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है। उन्हें रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारआमद है नहीं, वो अपने टारगेट पे जाकर गिर ही जाते हैं। दुनिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे चली गई है और जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस का सिस्टम है, उसमें उतना आगे नहीं गई। लिहाजा भारत ये जानता है कि ये स्ट्रक्चर तबाह भी हो सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने इतनी जारहाना तकरीर की तो पाकिस्तान में से इसका जवाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल। क्या वो खानदान जवाब देगा जिसको लाकर इक़्तिदार में बिठाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने? क्या नवाज शरीफ जवाब देगा जो मोदी का नाम नहीं ले सकता, आरएसएस का और भारत का नाम नहीं ले सकता? क्या शहबाज शरीफ जवाब देगा जो उसी नवाज शरीफ का भाई है और उसी से पूछकर सब कुछ करता है? क्या जवाब देगी मरियम नवाज जो नरेंद्र मोदी की और नवाज शरीफ की दोस्ती की तस्वीरें जो हैं वो बड़े फख्र के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं?
तो इनसे तो जवाब नहीं हो पाएगा। और जो शख्स जवाब दे सकता है या जिसको जवाब देना है वो बंदा जेल में बैठा हुआ है और वो जवाब दे सकता है, उसी में हिम्मत है जवाब देने की। ये लोग नहीं कर पाएंगे, हद तक इनका अपना सोशल मीडिया भी ये नहीं कर पा रहा और ना ये उनसे होगा। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास दो ऑप्शन है और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि उन दोनों में से एक वो कर सकते हैं इस वक्त। यानी दोबारा से 9 मई की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इख्तलाफी आवाज़ें, जो सहाफ़ी हैं, जो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उन सबको एक मरतबा फिर गद्दार डिक्लेयर करके कि ये इंडिया के साथी हैं, दीवार के साथ लगा दें। लेकिन 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने में जब भी कभी ये सिचुएशन तब्दील होगी, क्योंकि अभी तो कौम कुछ चीज़ें और तरह से देख रही है, तो फिर से एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट दोबारा फंस जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये तजर्बा आप करने वाले हैं दोबारा, मुझे नहीं लगता। ये नहीं, मेरी कॉमन सेंस ये नहीं मानती कि जिस एक्सट्रीम पे एस्टेब्लिशमेंट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या आम पाकिस्तानियों से या नौजवानों से लड़ रही थी, एस्टेब्लिशमेंट वापस उस लड़ाई को वहीं पे ले जाना चाहेगी इस कामयाबी के बाद। मुझे नहीं लगता, मेरी कॉमन सेंस नहीं मानती। हो सकता है ये हो भी जाए। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अदलिया को, सहाफत को, सियासत को और पार्लिमान को उसकी छीनी हुई स्पेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट वापस देना शुरू कर दे, उन्हें उनकी स्पेस वापस दे ताकि सब सिविलियंस और इदारे अपना अपना काम करें और अपनी आईनी हुदूद के अंदर वापस चले जाएं और पीछे हटना शुरू हो जाए। इन दोनों कामों को करने का ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस वक्त एक कामयाबी की सूरत में थोड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। मैं इसे रिलीफ कहूंगा, बहुत सारे लोग जमीन आसमान के कलाबे में ला रहे हैं। अभी जब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी जाएंगी, क्योंकि बेंच को देखकर तो यही लगता है कि सीटें छीन ली जाएंगी, हालांकि यहां पे रिव्यू बनता भी नहीं था। 2 जजेस ने बड़ा क्लियरली कह दिया, बल्कि जो उन्होंने कहा उसको तो किसी जगह पे एंटरटेन ही नहीं किया गया, बल्कि उसको आईटी डिपार्टमेंट ने उस फैसले को जारी करने से इनकार कर दिया, किया ही नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था, दुनिया में नहीं होता, लेकिन यहां हो रहा है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा कि हमारा फैसला तो कहीं लगाया नहीं जा रहा, पब्लिक ही नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं हुआ पब्लिक। अब जो बेंच बना है उसमें वो लोग शामिल किए गए हैं जो आईनी बेंच का वो हिस्सा है जो फैसला देगा हुकूमत की मर्जी के मुताबिक या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीन कर 27वीं आईनी तरमीम के लिए दी जाएंगी मौजूदा हुक्मरानों को या पीडीएम की सरकार को या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो हारे हुए इलेक्शन, उनको वो सीटें दी जाएंगी। 2/3 अक्सरियत पूरी करवाई जाएगी उन जमातों की जिनकी मिलाकर सबकी 100 सीटें नहीं बनती, उनकी 2/3 पूरी करवाई जाएगी ताकि एक और आईनी तरमीम की जाए। तो फिर पाकिस्तान में पहले जैसा माहौल हो जाएगा, लोग दोबारा तनकीद करेंगे, लोग खुलकर तनकीद करेंगे और सामने आ जाएंगे। ये हम होता हुआ देखेंगे। अगर तो ये चीजें ऐसे ही जारी रहती हैं तो उम्मीद मैं करता हूं कि ये ना हो, लेकिन ये हो सकता है। एक और डेवलपमेंट यह है कि 2 बंदे हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, मैं अभी उनका नाम किसी वजह से नहीं ले रहा। इन 2 बंदों ने कुछ बयानात दिए थे जब जंग का माहौल भारत के साथ चल रहा था। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया कि आप अपना ये बयान वापस ले लें। इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को इनकार नहीं किया, उन्हें यह नहीं कहा कि हम अपना बयान वापस नहीं लेंगे, बस ये खामोश हो गए और उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्हें जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा उन्होंने वही किया। जब उन्होंने गलत बयान दिया, बाद में उन्होंने अपने बयान की जस्टिफिकेशन भी दी, ये भी कहा कि मेरे मुंह से निकला कुछ और, समझा कुछ और गया, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते रहे। लेकिन इन 2 लोगों ने इनकार तो नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर तो नहीं ली, लेकिन ये खामोश हो गए। इन्होंने अपने उस बयान को वापस नहीं लिया, इनकार भी नहीं किया, वापस भी नहीं लिया। और दूसरा देखें, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और सोच भी पैदा हो रही है। मैं ये टॉप की आदत की बात नहीं कर रहा, उनके मामलात और हैं, उनकी ज़रूरियात और हैं, वो फ़ायदा और नुकसान किसी और चीज़ में भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इदारे की। तो इदारे के अंदर अब ये सोच पाई जाती है कि जिस नवाज शरीफ के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी, जिस नवाज शरीफ के लिए हमने पूरे पाकिस्तान से मुखालफत ले ली, जिस शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास को नाराज़ कर दिया, जिस शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द बना दिया और उनको अपने खिलाफ कर दिया, जिस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मकबूलियत को, इतना लोगों के साथ एक लव था, उस सारे को कुर्बान कर दिया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक कभी अपने किसी डिक्टेटर के लिए नहीं दी, जितनी बड़ी कुर्बानी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के लिए दे दी। अब इदारे के अंदर ये सोच पैदा हो रही है और लोग ये बात करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो हमसे ये बात करते हैं कि यार नवाज शरीफ से तो पीटीआई वाले ठीक रह गए, 3 साल हमने इनको मारा, 3 साल इनको हमने जलील किया,
और ये फिर हमारे साथ खड़े हो गए मोदी के खिलाफ। इन्होंने मोदी के खिलाफ लड़ाई में पूरा हमारा साथ दिया, पूरा नैरेटिव बनाया। यानी जिस वक्त भारत ये झूठी खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त एटीएम्स के बाहर रश लग गया, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पेट्रोल पंप्स के बाहर रश लग गया, पाकिस्तान में इस वक्त जो है लोग भाग रहे हैं शहरों को छोड़ के, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जनाब लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये सारी खबरें भारतीय मीडिया झूठी चला रहा था और एक अफरा तफरी क्रिएट करना चाहता था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और पाकिस्तान का वो आम नौजवान जिसे हम डिजिटल दहशतगर्द समझते थे, वो मैदान में आया। उसने मीम्स बनाना शुरू की, उसने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और प्रोपेगेंडे को वाड़ के रख दिया। सूरत-ए-हाल इतनी नॉर्मल रखी कि कब लड़ाई शुरू हुई और कब लड़ाई खत्म हुई इसका कौम को पता ही नहीं चला। यानी पाकिस्तानी कौम ने जितने रिलैक्स अंदाज में इस लड़ाई को लड़ा है या इस लड़ाई के दौरान अपने आप को रिलैक्स रखा है, कहीं पे आपने देखा लोग राशन इकट्ठे कर रहे हो या लोग भाग रहे हो या लोग फरार हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं थी, लोग फेस कर रहे थे, लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंट था। और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हर बात निकालकर सामने रखी कि जनाब ये खतरा है और ये हो सकता है और ये भारत झूठ बोल रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। कराची कोई फतह नहीं हुआ, लाहौर की बंदरगाह कोई फतह नहीं हुई। लाहौर में कौन सी बंदरगाह आ गई भाई? वो नेवी के तर्जुमान कह भी रहे थे, लाहौर में कौन सी बंदरगाह आ गई? तो जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तानी नौजवानों ने इसका जवाब दिया और तगड़े तरीके से जवाब दिया। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए सेटल कर दी। नंबर, बहुत सारे बयानिया जो दफन हो गए। नंबर एक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भारत में कोई गठजोड़ है, ये बयानिया अब नहीं बिकना, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे टाउट्स ने ये बयानिया बेचा है कि भारत में और तहरीक इंसाफ में कोई गठजोड़ है, नहीं बिकता। अब ये जो मर्जी कर लो, उल्टे लटक जाओ जाके, ये डिजिटल दहशतगर्द है नौजवान। अब ये बयानिया भी नहीं बिकना, करके देख लें आप। सोशल मीडिया कौमी सलामती के लिए खतरा है। कौमी सलामती के लिए सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया और सबको मानना पड़ा, वजीर आजम को, डीजीआईएसपीआर को, सबको मानना पड़ा। फिर ये सारी चीजें हमारी रहनुमाई कर गई हैं आइंदा के लिए कि जनाब सोशल मीडिया वही करता या कहता है जो उसको ठीक लगता है। ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये इमरान खान के कंट्रोल में भी नहीं है। ये उल्टा इमरान खान के खिलाफ हो जाते हैं जब इमरान खान साहब कोई कमजोर या गलत फैसला कर लें तब। तो नाज़रीन, एक बयान जो है वो आर्मी चीफ का भी सामने आया है और मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं आर्मी चीफ का बयान पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये मामला मेरे मुल्क का है और मेरे दुश्मन मुल्क के बारे में उनका स्टेटमेंट है, तो फिर मुझे पढ़ के सुनाना है। उन्होंने कहा जी, 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपुनाह कुर्बानियां दी हैं। हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है, पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया फौज के साथ और नताइज आपके सामने है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बड़ी क्लियर की है और यहां से एक उम्मीद भी पैदा होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंग रोकने के लिए दोनों मुल्कों को एक धमकी दी थी। वैसे ट्रंप साहब जो है वो कोई बात अंदर रखते नहीं है, जो बात होती है निकाल के सामने रख देते हैं। रिकॉर्ड सीधा रखता है डोनाल्ड ट्रंप, ये बात उसकी अच्छी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब मैंने दोनों को धमकी दी थी कि मैं ट्रेड रोक दूंगा, तजारत बंद कर दूंगा आपके साथ, दोनों का बहुत नुकसान हो जाता। और ट्रंप जो है वो तजारत अकेला बंद नहीं करता, फिर वो यूरोप को भी मजबूर करता है और जगहों पर भी करता है। अमेरिका है ना, ताकतवर मुल्क है, लिहाजा ट्रंप की धमकी काम कर गई और फिर जवाब ट्रंप के मुताबिक उसको ये मिला कि ठीक है जी, हम तो यही चाहते हैं कि लड़ाई ना लड़ें और लड़ाई खत्म हो जाए। अब ट्रंप ने एक ऑफर और की है और वो ये ऑफर की है कि मैं सालसी कर सकता हूं कश्मीर का मामला हल करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कश्मीर पे बात हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर अब एक नया रोला शुरू हो गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें और भारतीय मीडिया अब नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रहा है लगातार, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका होता कौन है हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत करने के लिए, कि कश्मीर तो पाकिस्तान और भारत का ये एक दो तरफा मामला है, हमेशा से यही पॉलिसी रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए बीच में, इन्होंने जंगबंदी करवा दी और आपने इनकी बात मान ली और जंगबंदी कर दी, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंगबंदी, और ये दरखास्त भी भारत की तरफ से आई, ये भी अमेरिका ने कंफर्म कर दिया। तो यहां पे अब एक बड़ा मजेदार काम होने जा रहा है और नाज़रीन आप बड़ा एंजॉय करेंगे। भारत में राहुल गांधी ने एक मुतालबा कर दिया और मुतालबा जनाब राहुल गांधी साहब ने किया है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, इकट्ठा करो सबको पूरे भारत से, और वहां पे नरेंद्र मोदी आकर सफाई दे और बताए कि ये लड़ाई लड़ी कैसे, ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या, और इसके अंदर जो आपने जंगबंदी की है वो क्यों की है और कैसे की है। अब अगर ये भारतीय पार्लियामेंट का इजलास हो जाता है ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे जो नरेंद्र मोदी के साथ होनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन्होंने ये कहा, खत लिखा है बाकायदा राहुल गांधी ने
उन्होंने कहा मोदी पार्लियामेंट में आए और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह करें। यह खत लिखा है। अगर यह पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है, जो कि हो भी जाएगा मुझे लगता है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी जमात की बड़ी मट्टी पलीत होने वाली है। जो रईस से इज्जत है ना, वो वहां पे पार्लियामेंट में उतार देंगे कांग्रेस वाले और बाकी सियासी जमातें मिलकर, क्योंकि उन्हें बड़े लंबे अरसे बाद मौका मिला है इनकी धुलाई करने का। और अब धुलाई का वक्त है। धुलाई तो अब इनकी इंडिया में लगातार होती चली जाएगी और होती चली जाएगी। मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी या दानिश्वर या तज्जियाकार या यूट्यूबर्स या एनालिसिस करने वाले लोग, ये सारे, मुझे इनके ऊपर तरस भी आ रहा है। इन्होंने नरेंद्र मोदी की बातों में आकर, या नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी चलाते हैं अजीत धवल, उनकी बातों में आकर इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। फलां जगह फतह हो गई, फलां जगह भी फतह हो गई, इतने बम मार दिए, उधर ब्रह्मोस फेंको, उधर से तैयारे चले गए, पाकिस्तानी इतने पायलट पकड़ लिए, इतने जहाज तबाह कर दिए, इतनी चौकियां फतह हो गई, वो फौजें भाग गई उनकी, ये सारा कुछ। और जनाब हम आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, फलां को हम यहां पे टांग देंगे, फलां बंदे को ये कर देंगे। ये सारी कहानियां इन्होंने जो झूठी सुनाई अपने मीडिया पे, तो बाद में ये सारी कहानियां हो गई उलट। अब ये अपनी आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने झूठ बोला, अब वो भारतीय मीडिया को दस्तयाब ही नहीं है, उन्हें सारे ढूंढ रहे हैं गए किधर। और जो वहां पे इख्तलाफी आवाजें हैं या जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, अब वो एक एक झूठ निकाल कर चला रहे हैं। 15 झूठ पकड़े एक सहाफी ने कि ये वाला भी झूठ बोला, ये वाला भी झूठ बोला, ये वाला भी झूठ बोला। 15 बड़े झूठ जो भारतीय मीडिया ने बोले हैं इस 3 दिनों 4 दिनों के अंदर जंग के दौरान, वो इस वक्त हाईलाइट हो गए हैं पूरे भारत के अंदर, और भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। अब उन्हें एक ही बात समझ आ रही है भारतीय मीडिया को, ये सारा कुछ मोदी पे डाल दो, और मोदी का बुरा वक्त चल रहा है। मोदी का बुरा वक्त अब टलने को नहीं है। अमेरिका के कहने पर सीज फायर करना उल्टा इनके गले पड़ गया है, और अमेरिका के साथ भारत के इसमें ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। इस बुखलाहट में ना नाजरीन ये स्टेटमेंट भी बहुत अजीबोगरीब दे रहे हैं। यानी भारतीय एयरफोर्स के तर्जुमान है, उन्होंने बात करते हुए ये भी कह दिया था, एयरफोर्स के जो DGAO यानी एयर ऑपरेशन के जो DG हैं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान की फौज के साथ हम जंग नहीं करना चाहते थे। हत्ता कि उन्होंने अपने नुकसान को तस्लीम भी किया एक अंदाज में, और कोई भी सवाल का ठीक जवाब देने में वो नाकाम रहे। तो यहां पे जो भारत का नुकसान है वो हर पैमाने पर हुआ है। उनकी फौज जलील हो गई, उनकी हुकूमत जलील हो गई, उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तबाह हो गई, और दुनिया के अंदर उनका इमेज बर्बाद हो गया। अब उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाएगी। उन्होंने एक बहुत गैर जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है कि दुनिया में वो साबित नहीं कर पाए अब पाकिस्तान को क्या करना है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि मोदी अब दोबारा कोई ना कोई हरकत करेगा। जब इमरान खान ने 2019 में मारा था ना मोदी को, तो उसके बाद मोदी ने कश्मीरियों के ऊपर जमीन तंग कर दी थी अगस्त 2019 को। फरवरी में इनको मार पड़ती है, अगस्त में जाकर ये कश्मीरियों के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं। उनकी जो जुदागाना हैसियत है वो खत्म कर देते हैं। वो 370 वाला मामला ये मोदी ने किया था अपनी साख बचाने के लिए। अब खौफ मुझे इस बात का है कि मोदी ने उससे बहुत बड़ी हजीमत दोबारा उठा ली है। अब मोदी क्या करेगा इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन ये जुनूनी आदमी है। ये अपनी सियासत बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बहुत बड़ा दावा जो भारत ने किया था, बहुत बड़ा दावा, उन्होंने कहा था जी इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है मौलाना मसूद अजहर साहब से है भारत को। वो ये समझते हैं कि मौलाना मसूद अजहर भारत के बड़े दुश्मनों में से एक है, तो उनके मदरसे पे अटैक भी किया। हालांकि वो मदरसा पहले खाली करवा लिया गया था। दावा इन्होंने किया कि हाफिज अब्दुल रऊफ जो मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं, उन्हें कहा जी उनको हमने कत्ल कर दिया वहां पे, या शहीद कर दिया। उनकी वीडियो भी आ गई है, वो अभी भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। तो भारत ने जो एक बड़े बंदे का जिक्र किया कि कम से कम एक बड़ा टारगेट उन्होंने अचीव किया है, तो पता चला कि वो भी नहीं कर पाए। इतनी बुरी शिकस्त या इतना नाकाम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो मेरे ख्याल में दुनिया के ऑपरेशंस की तारीख का नाकाम तरीन और फजूल तरीन ऑपरेशन है। जब इस ऑपरेशन के डॉक्यूमेंट लिखे जाएंगे ना, और अगर न्यूट्रल लोगों ने लिखे, तो वो इसकी आखिरी लाइन यही लिखेंगे कि ये दुनिया का नाकाम तरीन ऑपरेशन था बिलाशुबा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए।